हेलो। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी हम कक्षा 7 का एसएस पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर 6 मध्ययुगीन शासन व्यवस्था और स्थापत्य। आज गांव के चौक में कासम मीर का लोक डायरा था। लोक डायरा अर्थात संगीत प्रोग्राम। रात के समय सभी चौक में इकट्ठे हुए। नन्हे बच्चे पहले से ही आगे की पंक्ति में बैठ गए। लोक डायरे में लोक साहित्य के साथ देशभक्ति के गीत भी गाए गए। उत्सव को तो स्मारक का गीत बहुत ही पसंद आया। उत्सव नाम का एक लड़का है, उसे स्मारक का गीत बहुत ही पसंद आया। दूसरे दिन उसने अपने दादा से पूछा, दादा स्मारक क्या होता है? दादा ने उत्तर दिया, स्मारक को बलिदान का प्रतीक माना जाता है। प्रजा रक्षण एवं कल्याणकारी कार्य करने हेतु इस देश में अनेक वीर शहीद हुए हैं। इन्हीं वीरों के बलिदान की याद में स्मारक बनाया जाता है। त्यौहार के दिन स्मारक की पूजा होती है। शहीदों की वीरता के गीत गाए जाते हैं। यह हमारे देश की संस्कृति है। दादाजी, आप हमें अपने देश की संस्कृति की बातें बताएंगे ना? उत्सव ने अपने दादाजी से कहा कि आप भी हमें अपने देश की संस्कृति अर्थात प्राचीन रीति रिवाज की बातें बताएं। उत्सव और उसके दोस्तों ने आग्रह किया। दादा से कहा दोस्तों ने भी कि दादा मुझे भी प्राचीन संस्कृति की बातें सुननी है। रुको कहकर दादाजी 2-3 चित्र ले आए। फिर बोले, देखो इन चित्रों में मंदिर दिखाई देते हैं। पत्थरों को कलात्मक आकार देकर यानी सजावटी आकार देकर बोलता हुआ कर दिया हो ऐसा लगता है। देखिए स्मारक का जो चित्र दिया गया है 6.1 में, ऐसा लग रहा है कि बस अभी बोल देगा, जैसे सजीव हो। जैसे निश्चित सजीव नहीं है, परंतु ऐसा लग रहा है। मैं आज आपसे राजपूत युग की संस्कृति और सभ्यता के बारे में बातें करूंगा। राजपूत युग की शासन व्यवस्था। राजपूत काल दौरान संपूर्ण भारतीय प्रदेश पर कोई एक राज सत्ता नहीं थी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि छोटे छोटे रजवाड़ों में पूरा देश बटा हुआ था। भारत छोटे बड़े राज्यों में विभाजित था। सभी प्रदेश की सीमाएं अपने राजा की सैन्य शक्ति के आधार पर घटती बढ़ती रहती थीं। आपने पिछले पाठ में राजपूत युग के राज्य एवं वंश के बारे में जाना है। यहाँ आप उस समय की शासन व्यवस्था, साहित्य, स्थापत्य और महत्वपूर्ण बाह्य आक्रमणों के बारे में जानेंगे। शासन व्यवस्था। 7वीं सदी के बाद भारत में कई छोटे बड़े राजपूत वंश शासन करते थे। उस काल दौरान शासक वंशों में कई परिवर्तन आते रहे, लेकिन राज्य की प्रशासनिक प्रजा में कोई परिवर्तन नहीं आया। राजा का पद वंश के आधार पर पारंपरिक रूप से प्राप्त होता था, यानी कि जिस परिवार का राजा है उसी परिवार का राजा बनेगा। सामान्यतः ज्येष्ठ पुत्र ही राजा बने, यह आवश्यक नहीं था। मान लीजिए किसी कारणवश बड़ा पुत्र राजा नहीं बन सकता है, तो वो ये जरूरी नहीं था कि ज्येष्ठ पुत्र ही राजा बने। परंतु आपने देखा होगा रामायण और महाभारत वगैरह धर्म ग्रंथों में पढ़ा देखा। अभी रामायण भी टीवी पर आया तो आप लोगों ने सबने देखा होगा कि राम जी को वनवास से आने के बाद भी राजा बनाया गया, क्योंकि ज्येष्ठ पुत्र थे। पहले ऐसा था कि ज्येष्ठ पुत्र ही राजा बने। महाभारत में भी धृतराष्ट्र को देख लीजिए। धृतराष्ट्र बड़े थे परंतु नेत्रहीन थे। नेत्रहीन अर्थात अंधे थे। और पांडु यानी उनके भाई छोटे थे, इसलिए छोटे होने के कारण भी उन्हें राजा बनाया गया, क्योंकि बड़े तो अंधे थे इसलिए राज्यभार नहीं संभाल सकते थे। परंतु फिर भी धृतराष्ट्र को एक लालसा लगी, मतलब ऐसा मन में हुआ कि हम बड़े थे तो हमारा राज्य हमारे पास वापस आना चाहिए, हमें ही हमारा पुत्र राजा बनना चाहिए। हम राजा नहीं बन सकते हैं तो हमारा पुत्र तो बन सकता है। इसलिए इसी कारण से राज्य पाने के लिए पूरा महाभारत का युद्ध हो गया। चलिए अब हम आते हैं अपनी पुस्तक में। राजा द्वारा अपने उत्तराधिकारी के रूप में पसंद किए गए पुत्र को युवराज माना जाता था। लोग एवं राज दरबारी चुनाव करके
अप करके या पसंद करके नियुक्त किए हुए राजाओं का दृष्टांत भी देखने को मिलता है। जैसे कश्मीर के यस्कर के ब्राह्मणों को मंडली ने राजगद्दी पर बिठाया था। गुजरात में कुमारपाल को मंत्रिसभा के सदस्यों ने गद्दी के लिए योग्य माना था। राजा को राज्य व्यवस्थित रूप से चलाने में मदद करने हेतु मंत्री नियुक्त किए जाते थे। राजा प्रजा हित का ध्यान रखते थे। फिर भी कई बार प्रजा राजा के दोष युक्त संचालन का भोग बनती थी। जो राजा बहुत कट्टरपंथी होते थे, यानी कि अपने आप को सुधारना नहीं चाहते थे, अपनी गलती सुनना नहीं चाहते थे, तो ऐसे में प्रजा को भोग बनना पड़ता था। चलिए अब हम आते हैं पेज नंबर 30 पर। हमारे देश में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? लोकशाही शासन व्यवस्था है। अंग्रेजों के समय में हमारे देश की शासन व्यवस्था किस प्रकार की थी? फूट डालो राज्य करो, फूट डालो राज्य करो। हमने अगले चैप्टरों में उत्तर भी लिखवाया है। और अधिक से अधिक लाभ कमाकर अपने देश ले जाओ, अपने भारत की समृद्धि को अपने देश ले जाना। पहले के समय में राज्य के मंत्री की पसंदगी कैसे होती थी? चुनाव द्वारा, यानी कि सभा के सभी लोग मिलकर चुनते थे। प्रवर्तमान समय में मंत्री की पसंदगी कैसी होती है? चुनाव द्वारा। गांव की शासन व्यवस्था। मध्यकालीन भारत में ग्राम्य संस्थाओं का महत्व अधिक था, यानी गांवों का महत्व अधिक था, ग्राम्य संस्थाओं का महत्व अधिक था। जैसे कि पंचायत व्यवस्था। ग्राम शासन पंचायत के हस्तगत था। गांव में पहले के समय में हमारे गांव में पंचायत व्यवस्था थी। जो पंच लोग, यानी कि जो पंच लोग कहेंगे वही मानना पड़ेगा। उसका प्रमुख मुखिया या सरपंच था। उसके प्रमुख को क्या कहते हैं? सरपंच या मुखिया। गांव के संरक्षण और न्याय की जिम्मेदारी उसके सिर रहती थी। उसके द्वारा दिया गया न्याय अंतिम माना जाता था। फिर भी कई बातों में तो गांव में ग्राम सभा ही न्याय करती थी और सजा भी करती थी। आज भी ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत या पंच के बुजुर्ग का मार्गदर्शन लिया जाता है। आज भी सरपंच का चुनाव होता है, जिसको हम ग्राम प्रधान बोलते हैं, ठीक है। लेकिन तरीका बदल गया है, यानी कि वो पहले पंच लोग होते थे, उनके लिए पर्सनल कोई चुनाव नहीं होता था। प्रतिष्ठित व्यक्ति को, और प्रतिष्ठित एक नहीं 5 व्यक्ति चुने जाते थे, परंतु सरपंच में सिर्फ केवल एक व्यक्ति का चुनाव होता है। पूरे गांव के लोग मिलकर उसे चुनते हैं। और पहले के लोग समरस पद्धति का चुनाव करते थे, यानी कि बिना चुनाव के भी प्रमुख को या मुखिया को चुन लेना। इस समय राज्य की आय का मुख्य स्रोत जमीन महसूल यानी कर अर्थात टैक्स। हर एक राज्य की जमीन महसूल वसूल करने की रीति अलग अलग थी। सभी पंच अलग अलग रीति से टैक्स वसूल करते थे, यानी महसूल वसूल करते थे। लेकिन ज़्यादातर जमीन उत्पाद का 6ठा हिस्सा जमीन महसूल के रूप में वसूल किया जाता था, यानी टोटल जितना पैदा हो उसका 6ठा भाग महसूल में दिया जाता था। तदुपरांत प्रजा पर अन्य कर भी थे और भी कर लगाए गए थे। इन सभी कामों के लिए भिन्न भिन्न पदाधिकारियों की व्यवस्था थी। इसके अलावा बंदरगाह और नाके पर भी कर इकट्ठा किया जाता था। सामंत लोग कर इकट्ठा करके राजा को देते थे। सामंत का क्या काम होता था? अभी हमारे पिछले चैप्टर में ही आया था। सामंत सभी से कर वसूलता था और राजा को देता था। कठिन समय पर, यानी युद्ध वगैरह के या अकाल बाढ़ के समय में राजा उसी कोष से प्रजा की ज़रूरतों को पूरा करते थे, सैन्य व्यवस्था जुटाते थे, ठीक है। अब हम आते हैं साहित्य में। राजपूत काल दौरान धार्मिक एवं अन्य प्रकार का साहित्य अधिक प्रमाण में लिखा गया। इस युग में राजाओं की ओर से विद्वानों और विद्या को खूब प्रोत्साहन मिला। इस समय संस्कृत, प्राकृत, तमिल, कन्नड़, तेलुगु आदि भाषाओं में खूब साहित्य लिखा गया। ये सभी हमारी
भाषाएं हैं, जिसको हम लैंग्वेज भी बोलते हैं इंग्लिश में। संस्कृत भाषा के महान कवि माघ ने शिशुपाल वध नामक महाकाव्य की रचना की। उसमें श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध कैसे किया था उसका वर्णन किया गया है। ऐसे ही और एक कवि श्री हर्ष ने नल और दमयंती की कथा नैषद चरित नामक महाकाव्य में की है। कहीं राधा आदि गोपियों द्वारा की गई कृष्ण भक्ति के प्रसंगों का रसमय वर्णन किया गया है। कई ऐसे भी काव्य रचे गए हैं जिनमें राजाओं के जीवन चरित और शौर्य गाथाओं का वर्णन किया गया है। उदाहरणतया गुजरात के सोलंकी राजा कुमारपाल के बारे में हेमचंद्राचार्य ने कुमारपाल चरित लिखा। हेमचंद्राचार्य के बारे में कुमारपाल चरित लिखा है। सोलंकी वंश के राजा थे कुमारपाल, ठीक है। उन्होंने सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ भी लिखा था। इस ग्रंथ के साथ राजा सिद्धराज जयसिंह और हेमचंद्राचार्य का नाम जुड़ा है। उस समय पाटन शहर में इस ग्रंथ को की हाथी पर पालकी निकाली गई थी। काव्यों के साथ इस युग में नाटक भी लिखे गए। भवभूति ने उत्तर रामचरित नामक नाटक लिखा है। नारायण नामक पंडित ने पंचतंत्र के आधार पर हितोपदेश नामक कहानी संग्रह की रचना की है। हमारी पाठशाला या फिर नज़दीकी पुस्तकालय में से ऐसे कहानी संग्रहों या लोक कथाओं की पुस्तकें होंगी। आइए हम वाचन पर्व की प्रवृत्ति करें। वाचन पर्व अर्थात हम उन सब को पढ़ें, ठीक है। इस प्रकार अब हम आते हैं पेज नंबर 31 पर। कवि, साहित्यकार, यानी कि जिन्होंने काव्य के रूप में लिखा है उनको कवि कहा गया, और जिन्होंने नाटक है या कोई यात्रा प्रवास वर्णन है या कहानी है तो उसे साहित्यकार भी कहा गया। चलिए, विशाख दत्त, रचना का नाम क्या है? मुद्रा राक्षस। कल्हण राजतरंगिणी, बिल्हण विक्रमा देवचरित। कवि फिर अब दूसरी लाइन में देखिए आते हैं। सोमदेव कथा सरित सागर, चंद्र बरदाई पृथ्वीराज रासो। चंद्र बरदाई, चंद्र नहीं, चंद बरदाई पृथ्वीराज रासो। मेरुतुंग प्रबोध चिंतामणि। ये जो हमारे रचना का नाम दिया गया है वो पुस्तकों के नाम हैं, और जो साहित्यकार या कवि कहा गया है ये सभी हमारे राइटर यानी लेखक हैं, ठीक। चलिए स्थापत्य में आते हैं अब हम। राजपूत युग में जो निर्माण हुआ उनमें मंदिरों का निर्माण विशेष था। राजपूत राजा भव्य और कलात्मक इमारतें निर्मित करने के बहुत ही शौकीन थे। उनके द्वारा बनवाए गए मंदिरों, किलों, राजमहलों, जलाशयों वगैरह से उस समय के स्थापत्य और शिल्प का ख्याल आता है। शिल्प पत्थरों पर की गई कलाकारी यानी नक्काशी काम, बहुत महीन काम। उत्तर भारत में इस समय दौरान निर्मित हुए मंदिरों में मध्य प्रदेश का खजुराहो का मंदिर और भुवनेश्वर का पुरी मंदिर स्थापत्य और शिल्पकला की दृष्टि से प्रख्यात है। इस समय कोणार्क में सूर्य मंदिर का निर्माण हुआ था। भारत में जो अन्य सूर्य मंदिर हैं उनमें से कश्मीर का मार्तंड मंदिर और गुजरात में मोढेरा में आया हुआ सूर्य मंदिर प्रख्यात है। मोढेरा के सूर्य मंदिर की विशेषता यह थी कि सूर्य की पहली किरण मंदिर में स्थापित प्रतिमा पर पड़ती थी। कोणार्क के सूर्य मंदिर को एक रथ का आकार देकर उसको 7 घोड़े खींचते हों ऐसा स्वरूप दिया गया था। देखिए ऊपर दिया गया है तांजौर का मंदिर और नीचे दिया गया है खजुराहो का मंदिर। तो करीब करीब खजुराहो का मंदिर और ये आकार देखिए सेम लग रहे हैं। स्वरूप दिया गया था। दक्षिण भारत में इलोरा में हिंदू और बौद्ध जैन इस तरह 3 धर्म की गुफाएं हैं। उनमें कैलाश मंदिर भव्य है।
मुंबई के नज़दीक एलिफेंटा की गुफाएं आई हुई हैं, उनमें से 3 मुख वाले शिव का शिल्प प्रसिद्ध है। मदुराई का मीनाक्षी मंदिर तो सारे देश में प्रख्यात है। दक्षिण भारत के मंदिर गोपुरम के रूप में जाने जाते थे। कहाँ के मंदिर गोपुरम के रूप में जाने जाते थे? दक्षिण भारत के मंदिर गोपुरम के रूप में जाने जाते थे। वे ऊंचे भव्य प्रवेश द्वार के लिए प्रसिद्ध थे। ऐसे भव्य मंदिरों की प्रसिद्धि सुनकर कई आक्रमणकारी लूटने के लिए चढ़ाई कर देते थे। गुजरात के सोमनाथ के भव्य मंदिर पर ऐसे कई हमले हुए। मोहम्मद गजनी। ऐसे तो राजपूत युग अपने शौर्य और समर्पण के लिए याद किया जाता है। राजपूत युग शौर्य यानी बलिदान के लिए याद किया जाता है। इस समय बेजोड़ स्थापत्यों का भी निर्माण हुआ। इस समय कई आक्रमणकारियों ने भारत पर चढ़ाई कर, अब हम आते हैं पेज नंबर 32 पर, चढ़ाई कर दी थी। ईस्वी सन 1000 से 1025-26 तक मोहम्मद गजनी ने कई बार चढ़ाई की थी। मोहम्मद गजनी गजना प्रांत का सुल्तान था। हर बार उसे कठिनाई होती थी, फिर भी वह पुनः तैयारियां करके आंधी की तरह चढ़ आता था। ऐसा ही एक आंधी की तरह सोमनाथ पर चढ़ आया। वह एक बार सोमनाथ पर चढ़ आया। उस समय गुजरात में भीमदेव सोलंकी का शासन था। सौराष्ट्र और गुजरात के बहुत से लोगों ने सोमनाथ को बचाने के लिए भीमदेव सोलंकी का साथ दिया, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी। अर्थात भीमदेव सोलंकी हार गए और मोहम्मद गजनी को रोक नहीं सके। दिल्ली की सत्ता बदली। गजनी के निधन के बाद गजनी प्रांत पर सत्ता स्थापित करने हेतु वहां के सुल्तानों में जबरदस्त दांव पेंच खेला गया। राजपूत शासकों ने इस निर्बलता का लाभ नहीं लिया। इस दौरान गजनी में शहाबुद्दीन गोरी का मजबूत शासन स्थापित हुआ। उसने भारत पर चढ़ाई करने को सोचा। वह भारत पर धन प्राप्त हेतु बल्कि सत्ता प्राप्त करने के लिए आया था। वह धन नहीं प्राप्त करना चाहता था, पैसा रुपया नहीं उसे चाहिए था, बल्कि उसे राज सिंहासन चाहिए था, यानी कि कुर्सी चाहिए थी राजा की। शुरुआत में शहाबुद्दीन सफल नहीं हुआ। उसमें भी अड़हिलवाड़ पाटन की महारानी नायिका देवी के सामने मिले पराजय को वह भूल न सका। शहाबुद्दीन ने इस पराजय के कारण 12 साल तक भारत की ओर चढ़ाई करने का नाम ही नहीं लिया। आखिरकार दूसरी बार वह दिल्ली पर चढ़ आया। पृथ्वीराज बिना पूर्व तैयारी के हिम्मत से अकेले लड़े, साथ ही राजपूत शासकों का साथ न मिला। जब राजपूत शासकों ने पृथ्वीराज का साथ नहीं दिया, पृथ्वीराज चौहान हार गए। दिल्ली पर से राजपूत शासन का अंत हुआ। सबसे अंतिम शासक कौन थे? पृथ्वीराज चौहान। उनकी पत्नी का नाम था श्रीमती संयोगिता। शहाबुद्दीन गोरी ने दिल्ली पर सल्तनत स्थापित की। शहाबुद्दीन गोरी पृथ्वीराज चौहान को किसने हराया? शहाबुद्दीन गोरी ने, और अपनी सत्ता स्थापित की, अपने राज्य की सीमा बढ़ाई। शहाबुद्दीन गोरी के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसका प्रिय गुलाम सरदार कुतुबुद्दीन ऐबक आया, जिसने कुतुब मीनार का निर्माण कराया। ठीक है, जिसने कुतुब मीनार बनवाई, इसीलिए उसी के नाम पर रखा गया उसका नाम कुतुब मीनार। उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, तो उसने मीनार का नाम रखा कुतुब मीनार। वह गुलाम वंश के संस्थापक के रूप में जाना गया, क्योंकि वह गुलाम था। किसका? शहाबुद्दीन गोरी का। इस तरह भारत में दिल्ली की गद्दी पर राजपूत शासन का अंत हुआ। देश की राज्य व्यवस्था और समाज व्यवस्था में परिवर्तन हुआ। ये परिवर्तन कैसे थे? क्यों परिवर्तन करने पड़े? ऐसे कई प्रश्नों के बारे में सोचें। शौर्य और समर्पण के सामने राजगद्दी के लिए दांव पेच की शतरंज खेली जाने लगी। दिल्ली में गद्दी अब तक रक्त रंजित बनी, यानी कि
सभी राजाओं को, सभी को, जो छोटे छोटे राजा थे या बाहर के जो लोग थे, मोहम्मद गजनी थे और ये साहबुद्दीन गोरी थे, ये सभी दिल्ली पर आंख जमाए हुए बैठे थे। जबकि अड़हिलवाड़ पाटन में नायिका देवी से पराजय होने के बाद 12 साल तक भारत की ओर आंख उठाकर नहीं देखा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अब यहाँ से आपको एक पुनरावर्तन तक मैंने स्वयं आपको PDF के माध्यम से आंसर दिए हैं। अब यहाँ से आपको स्वयं से पूरा स्वाध्याय करना पड़ेगा और पहला पुनरावर्तन भी आपको करना पड़ेगा। जब स्कूल चालू होगा, जो आपके समझ में ना आए वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, हम आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे। यदि हम करेंगे तो बेटा फिर आप कब सीखेंगे, इसलिए आपको स्वयं से करना है पूरा स्वाध्याय। ठीक है, पढ़िए और हल कीजिए। इस प्रकार हमारा चैप्टर 6 पूरा हुआ और अगले वीडियो के माध्यम से हम फिर मिलेंगे आपसे भारत स्थान, सीमा, विस्तार और भूपृष्ठ। तो अभी हमारा ये चैप्टर पूर्ण हुआ 6 और आपको पूरा स्वाध्याय अपनी क्लास वर्क की नोट में अवश्य लिखना है, पूरा स्वाध्याय लिखना है आपको। ठीक है, और पुनरावर्तन भी पहले करना है, पुनरावर्तन, फिर उसके बाद में करना है चैप्टर 6। ठीक है, थैंक यू।